नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में बैठ के ये चाय पर समीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं। चाय में मिठास तो है, लेकिन दिल्ली की जो हवा है ना, वो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्रदूषित हो गई है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी अब दुश्वार हो गया है। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और ये तब दिल्ली में प्रदूषण का हाल है जब दिवाली में अब भी 7 से 8 दिनों का वक्त है। पटाखे बैन हो जाते हैं कि प्रदूषण बढ़ जाएगा, कामकाज कंस्ट्रक्शन पे रोक लग जाती है, प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेकिन सर, प्रदूषण दिवाली से पहले इस स्तर पर पहुंचना क्या संकेत है? और हर साल ऐसा नहीं है, नवंबर में हर साल इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि अगले साल से ऐसा ये कदम उठाया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस। देखिए, ये जो सरकारों की विफलता को भी दर्शाता है। और जो सरकार कहती है कि हमने तैयारी कर ली है कि अगली बार कोई प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण से हमको निजात मिल जाएगी, वो सब दावे भी हवाई साबित हो जाते हैं जब देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप देखिए, अस्पतालों से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों और महिलाएं हों, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनको और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ रही हैं। तो स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति अगर पैदा हो जाए सरकारों की नाकामियों के चलते, तो ये एक बहुत बड़ी विफलता कही जाएगी। और आप देखिए कि कितनी जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से कितनी मौतें हो रही हैं। इसके अलावा आप जो आंकड़े आए हैं, 2019 से अब तक के जो आंकड़े आए हैं वो दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये हमको देखना होगा कि क्या हम सिर्फ जो छोटे छोटे जो कदम होते हैं कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 के माध्यम से हमने जो एक लिस्ट बना रखी है कि हमको ये कदम इस स्थिति में उठाने हैं, तो क्या उन कदमों से ही हम प्रदूषण की जो समस्या है उस पर निजात पालेंगे या कुछ ठोस और गंभीर कदम उठाने होंगे? और यहाँ पर सिर्फ हम दिल्ली की ही क्यों बात करें, ये भी प्रदूषण का ही असर है कि आप देखिए कि हम दिल्ली की ही बात क्यों करें। ठीक है कि दिल्ली सरकार ने वो ग्रैप 3 को लागू कर दिया है कि अब ये स्तर क्योंकि है खतरनाक को पार कर चुका है, तो अब ये नियम लागू हो गए हैं। लेकिन वो नियम लागू कर दिए, आपने घोषणा कर दी, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर नज़र रखनी होगी, सतत नज़र रखनी होगी। साथ ही सिर्फ दिल्ली को नज़र नहीं रखनी होगी, जो एनसीआर के जो हमारे शहर हैं वो जिन राज्यों में आते हैं उन राज्यों को भी सम्मिलित प्रयास कर रहे होंगे। ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर दिख रहा है उसमें चाहे उत्तर प्रदेश के वो शहर जो कि एनसीआर में आते हैं, राजस्थान के वो शहर जो एनसीआर में आते हैं, हरियाणा के वो शहर जो एनसीआर में आते हैं, पंजाब के वो शहर जो एनसीआर में आते हैं, उन सब का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है इस प्रदूषण को बढ़ाने में। तो उन सरकारों की भी एक जिम्मेदारी बनती है, संयुक्त जिम्मेदारी बनती है सभी की, मिलकर एक उपाय करें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, आपकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन लोगों की जो ज़िंदगी है उसको नुकसान पहुंच रहा है, लोगों को गंभीर स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो हम अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का चाहे आप घोषणा पत्र उठाकर देख लें, मुख्यमंत्री के तमाम बयान उठाकर देख लें, वह लगातार दावे करते हैं, लेकिन वो दावों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज दिल्ली की जो पहचान है वो वायु प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानियों में, शहरों में शुमार है। तो ये कोई गर्व का विषय नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए, आप कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया अस्पताल बना दिए, आप कहते हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, लेकिन जब उस चमकती संवरती या जो भी आप जिस भी आप उससे नवाजते हैं दिल्ली को कि भैया आप दिल्ली ने आपने ये उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, उस दिल्ली में अगर लोगों का जीवन ही सुरक्षित नहीं है, लोगों का सांस लेना दूभर है, तो ये उस सब उपलब्धियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप साफ़ हवा पानी नहीं दे सकते हैं तो उसके बाद तो फिर बाकी सब चीज़ें तो तभी रहेंगी जब जान होगी। तो जान है तो जहान है, ये जो मूल मंत्र है सरकार को देखना चाहिए। और ये नवंबर अक्टूबर में जो सरकार थोड़ा सा एक्टिव होती है इस समस्या को लेकर, ये 2 महीने की बात नहीं है, पूरे 12 महीनों काम करना पड़ेगा, सम्मिलित तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ परिणाम हासिल कर पाएंगे और इसके मूल जड़ तक पहुँचना पड़ेगा जी। लेकिन सर, आपने जान है तो जहान
मन है की बात की तो अगर हम जेल के बाहर है तो हमारे हाथ में सत्ता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा। ऐसा माना जा रहा था कि वो पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होंगे। उनकी पार्टी ने हमेशा की तरह उनकी पार्टी ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनको गिरफ्तार करने की प्लानिंग है, केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। लेकिन पूछताछ से वाले दिन ठीक 1 घंटे पहले चुनाव प्रचार के लिए सिंगरौली निकल जाते हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल मामले में आगे क्या होगा? जो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये अनैतिक है, ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जारी किया गया है, इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ईडी ने समन भेजा है तो ये एक जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक के नाते किसी भी व्यक्ति की, कि अगर आपको किसी एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपके खिलाफ कट्टर ईमानदार है, हाँ, अगर आपके खिलाफ सबूत होंगे, वो सबूत अदालत में टिक पाने की स्थिति में होंगे, एजेंसी को भरोसा होगा तभी आपको गिरफ्तार करेगी वो। ऐसे तो किसी को गिरफ्तार करने लिया जाता है, क्योंकि एजेंसी को डांट भी पड़ती है समय समय पर कोर्टों के द्वारा। तो ये और हमने देखा कि चाहे चलिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए, लेकिन हमने देखा उससे पहले जब राहुल गांधी को बुलाया था वो गए, सोनिया गांधी को बुलाया था वो गए, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया था? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ईडी के समक्ष पेश होने के लिए जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, जो सवाल किए जाते हैं उनका जवाब देकर आते हैं। क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? और अगर गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसके लिए कोई पुख्ता आधार होता है। अगर आपको लगता है कि शायद उनके पास वो चीज़ उनके हाथ लग गई है जो मेरे गिरफ्तारी का कारण बन सकती है, तो यानी आप गलत हैं, तभी आप नहीं जा रहे हैं। और अगर आप सही हैं तो आपको जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर निष्पक्ष अदालतें हैं और कोई भी किसी को फंसा नहीं सकता राजनीतिक रूप से। कोई एक आध दिन के लिए अगर मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा षड्यंत्र कर दे कि किसी को एक आध दिन के लिए आपने अंदर करवा भी दिया षड्यंत्र करके, तो अदालतें बैठी हैं, वो चुप नहीं बैठती हैं अदालतें, वो उस व्यक्ति को रिहा करवाती हैं और जिस व्यक्ति ने षड्यंत्र किया होता है उसको सजा दिलाती हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत में कोई जो अदालतों को मूर्ख नहीं बना सकता है। वहाँ पर जो बुद्धिमान जज बैठे हैं, विद्वान जज बैठे हैं, तमाम जो फैसले होते हैं उसके पीछे एक पुख्ता आधार होता है। किसी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा दिया, उसी आरोप के तहत उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये मुझे लगता है कि शायद कोई डर है उनके मन में, अरविंद केजरीवाल जी के मन में, कि शायद ऐसी कोई चीज़ हाथ लग गई हो। और हमको ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जो जमानत थी वो मंजूर नहीं हुई, मनीष सिसोदिया के मंजूर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हेरफेर के संकेत हैं। कुछ जो न्यायिक भाषा में कुछ चीज़ें कही गई हैं, मैं उसको एकदम कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सार बता रहा हूँ आपको। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ तो की है। कट्टर ईमानदार का जो दावा था उसकी हकीकत क्या है, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो ये डर स्वाभाविक है और डर हर भ्रष्टाचारी को लगना चाहिए, डर हर चोर को लगना चाहिए, डर हर गलत काम करने वाले को लगना चाहिए। और ये जो हमारी जांच एजेंसियां हैं इनका डर हर एक भारतीय के मन में होना चाहिए ताकि गलत काम नहीं हो। बिल्कुल। और आप पार्टी के और हम एक यहाँ पर एक तुलना ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि वो ईडी का नोटिस हम जैसे साधारण व्यक्ति को आया होता तो हम सोचते भी नहीं कि हम उसका जवाब, उसको पूछताछ के लिए पेश होने के बजाय हम कहीं निकल जाएंगे, हम उसका पालन करते। तो जब एक आम व्यक्ति उसका पालन करता है तो किसी राजनेता को क्यों ये इतनी सहूलियत मिल जाती है कि वो एजेंसी के फरमानों का उसको ठुकरा सके, उसको पूछताछ के लिए पेश नहीं हो, उसको बोल दे कि नहीं ये बीजेपी की साजिश में आप शामिल हो रहे हैं, आप तो बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसा जब आम कई बार स्किप कर चुके हैं, तो ये जब आम व्यक्ति को ये सुविधा नहीं है तो आप नेताओं को क्यों मिलनी चाहिए? कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। एजेंसी ने किसी को समन दिया है, कोई वाजिब कारण है, आप बताइए कि हम उस तिथि को नहीं पेश हो सकते, कोई बैठक है, कोई वहाँ पर हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम है या कहीं और जाना है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है या कुछ और है, जो भी वाजिब कारण है बताइए। एजेंसी आपको नया समन देगी या निर्णय एजेंसी लेगी, लेकिन आप उसको साजिश बताकर और ये कानून सम्मत नहीं है बताकर आप उस पूछताछ से बच नहीं सकते। ये आम आदमी भी नहीं करता तो आपको भी नहीं करना चाहिए। और आपका तो नाम ही आम आदमी पार्टी रखा हुआ। बिल्कुल। और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पंजाब जैसे बड़े प्रदेश में आपका शासन है, तो आप बड़े वकील भी रख सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर सर, अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने तो भाजपा को हराने के लिए एक गठबंधन बनाया
और उस गठबंधन में कई सारे दल आए, लेकिन इस पे काम ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस को 5 राज्यों में जो चुनाव है उससे फुर्सत ही नहीं है। शायद इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो बैठकर बात करेंगे। देखिए, अगर हम देखें, चाहे वो पटना की बैठक थी, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक थी या मुंबई की बैठक थी, तो उन तीनों बैठकों में क्या निकल कर आया ये और अगर हम इस गठबंधन के स्वरूप की ही बात कर लें, गठबंधन का भविष्य की बात कर लें, तो वहाँ पर सिर्फ ये निकल के आया था कि इसका नाम इंडिया होगा, है ना। उसके अलावा और कुछ समितियां बना दी गई थी। नहीं, समितियां बनाई गई थी, ये भी कहा गया था कि इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आपको दिल्ली में एक कार्यालय, संयुक्त कार्यालय होगा, जी। एक संयोजक समिति का अध्यक्ष, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन निर्णय लिया जाएगा, ये निर्णय हुआ था, है ना। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं, और वो तीनों ही जो बैठकें थी वो आप उसको कह सकते हैं कि टी पार्टी, लंच पार्टी, डिनर पार्टी में से अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं थी। पत्रकारों को बैन किया। हाँ, कुछ पत्रकारों को बैन करने का फैसला वो तो खैर कांग्रेस ने अपने स्तर पे लिया था। लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कुछ इंडिया गठबंधन में हो नहीं रहा है और कांग्रेस की चिंता सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है, तो उनका ये डर स्वाभाविक है। वो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो क्या था कि वो राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते थे, वो नाराज हैं कि उनको राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाया इंडिया गठबंधन का। वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी चाहते हैं, लेकिन अब तक उस बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। उन्होंने सब इस पूरे जो जुटान है अगर देखें तो उसमें नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। कभी कोलकाता जाकर, कभी चेन्नई जाकर, कभी कहीं जाकर सबको इकट्ठा किया है उन्होंने, और कांग्रेस के हाथ में कमान सौंपी है कि आप मुझे थोड़ा सा आगे कीजिए, लेकिन कांग्रेस उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आरजेडी का ज्यादा योगदान है जी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्योंकि बीजेपी के साथ लंबे समय से रहे हैं, तो बीजेपी की कार्यशैली को जानते हैं, वो जान रहे हैं, और उनको पता भी चल रहा है अपने जो भी उनके सोर्सेस हैं उनके हवाले से कि जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं दिन में विधानसभा चुनाव प्रचार करते हैं, शाम को दिल्ली में बैठकें होती हैं, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनती है। तो उनको लगता है कि यार वो जो इंडिया वर्सेस एनडीए की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो एनडीए तो अपनी तैयारी कर रहा है, जो इंडिया गठबंधन है उसकी कोई तैयारी नहीं है। सीटों पर कहा था कि सीट बंटवारे पर चर्चा जल्द ही शुरू होगी, उसमें कोई नहीं है। चर्चा तो छोड़िए, शुरू हुई, आपस में सब भिड़ रहे हैं। तो ये नीतीश जी का डर स्वाभाविक है और नीतीश जी की चिंता स्वाभाविक है। और ये लेकिन यहाँ पर उनको ध्यान रखना होगा कि ये अभी तो चलिए कांग्रेस ने बहुत संयमित तरीके से उसका जवाब दिया है नीतीश कुमार के बयान का, लेकिन अगर कांग्रेस ये जो 5 राज्यों में अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका नीतीश को तगड़ा जवाब देगी और कांग्रेस के सुर बदल जाएंगे, कांग्रेस का जो रुख बदल जाएगा। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तभी शायद वो इन इंडिया गठबंधन दलों की बातें सुनने को राजी होगी। बिल्कुल। और बिहार में नीतीश की समस्या ये भी है कि आरजेडी अब उन पे हावी हो गई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए अच्छे कामों का, और भाजपा से भी बना कर रखना चाहते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि हम दोस्ती कभी भूलते नहीं हैं। तो खैर, आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।